हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं आज हम लोग एक और नए लेक्चर में। देखिए, ये लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा है। दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ा ना हो, मगर ये जानकारी के पर्पज से बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है आपके। क्योंकि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी मामला बना हुआ है, यहाँ पे हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, और वहीं पे बीच में एक बलूचिस्तान नाम का एक स्टेट है जो बार बार कह रहा है कि मैं अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद अभी हाल फिलहाल में उसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम पाकिस्तान से अलग अपने आप को घोषित करते हैं। तो घोषित करने के बाद उसने इंडिया से ये उम्मीद लगाई, इंडिया की तरफ उसने इशारा किया कि इंडिया प्लीज आप हमें रिकॉग्नाइज करिए एक अलग देश के रूप में। अब यही रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट पूरा आपको इस लेक्चर में समझ में आने वाला है कि रिकॉग्निशन होता क्या है, कैसे किसी देश को मान्यता दी जाती है। टॉपिक का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे देश। हम जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देश को एज अ स्टेट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहिएगा, स्टेट का मतलब देश होने वाला है यहाँ पे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को हम लोग देखते हैं, क्या मान्यता देने कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कहानी होती है। आज पूरे लेक्चर में आपको ये चीज पता चलने वाला है। बढ़ते हैं जरा आगे, अब देखते हैं सीधा कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट में सबसे पहले जरा हम लोग स्टेट समझते हैं कि स्टेट होता क्या है। देखिए, स्टेट बनता है चार चीजों से मिलके कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास अपना क्षेत्र यानी टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये सबके साथ साथ उस बॉडी में, उस एंटिटी में ये कैपेसिटी हो कि वो किसी दूसरे देश से रिलेशन बना भी सकता है। बस इतनी चीज। मतलब चौथा पॉइंट क्या, कि आप जो बॉडी को हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट कब स्टेट बनता है, कह रहा है कि आपके पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, और फाइनली आप इस कैपेसिटी में भी हो कि आप दूसरे देश से रिलेशन बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपके यहाँ अनस्टेबिलिटी है, आप बहुत ही अच्छी स्थिति में, आपकी गवर्नमेंट सब अच्छी चल रही है, आपके रिलेशन भी बेहतर है, आप सारे काम सही तरीके से कर रहे हो, तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप अदर दूसरे राज्यों से भी, मतलब दूसरे देशों से भी आपके रिलेशन बनाने की आप क्षमता अपने पास रखते हो। तो इतनी बात तो हो गई कि एक स्टेट बनने के लिए इतनी चीज चाहिए। कह रहा है जब इतनी चीज जब मिल जाती है किसी को, जब किसी भी एंटिटी के पास इतनी चीजें फुलफिल होती हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं, तो उसके बाद ही रिकॉग्निशन का जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है वो चालू होता है। सामान्यतः अभी देखेंगे, अभी आगे चलेंगे तो उसमें चीजें बदलेंगी भी, मगर सामान्यतः ये चार जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये चार जो इसेंशियल्स हैं, जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ अदर देश मतलब जिस देश की बात हो रही है कि इनको तो एक नया देश बनाना है, कह रहा है इसके पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, और ये कैपेसिटी रखता है किसी दूसरे देश से रिलेशन बनाने के लिए भी। तो अब क्या करेंगे, ये मान लो दो चार देश इधर हैं, दो चार देश इधर हैं। अब कह रहा है कि नहीं यार देखो, इसको तो हम मान्यता दे रहे हैं क्योंकि इसके पास सारी चीजें हैं। ये कह रहा है हम भी मान्यता दे रहे हैं, ये कह रहा है हम भी मान्यता दे रहे हैं। ऐसे करते करते लगभग देशों ने मान्यता दे दी। तो ये बात क्या होता है, मान्यता देना क्या है। देखिए समझिए, मान्यता देना पूरा का पूरा खेल जो है ना, कि एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक पॉलिटिकल एक्ट है। यहाँ पे पूरी डिप्लोमेटिक खेल है कि हम जिस बॉडी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उससे हमें होने वाले हैं पॉलिटिकल फायदे। तो पॉलिटिकल फायदे मतलब हो सकता है कि हम फ्यूचर में हमारी डिप्लोमेसी के रूप में हम वहाँ पे जाएं, हम उनकी ज्योग्राफी का यूज़ कर पाएँ, वहाँ से जो भी संसाधन निकले उनको यूज़ कर पाएँ, उनकी तरफ से हमें बहुत सारी छूट मिल पाए। तो ये सब हो पाएगा जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक यही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अभी रिकॉग्निशन में पूरा का पूरा कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट होता है। अब ये रिकॉग्निशन होता कैसे, रिकॉग्निशन का मेन, रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता देना, ये मान्यता देने का कार्यक्रम होता कैसे, कह रहे भैया एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट, हमने एक्नॉलेज कर लिया फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब हमारी गवर्नमेंट किसी भी रूप में, चाहे नोटिफिकेशन जारी करके या किसी भी अदर माध्यम से, अपनी पार्लियामेंट के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर देती है, एक्नॉलेज करती है कि ये बॉडी को हम एग्जिस्टेंस में मान रहे हैं एज अ नेशन, एक देश के रूप में। तो जैसे ही एक्नॉलेज कर लिया, एक्नॉलेज करने का मतलब यही होता है कि वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अब वो उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही आप ये इच्छा जाहिर करते हो इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कि वो इंटरनेशनल एंटिटी के रूप में, एक इंटरनेशनल बॉडी के रूप में उसको आप मान्यता देते हो, आप स्वीकार कर रहे हो कि वो एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो यहां पे भी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझ रहे हैं, मगर याद रखिएगा कोई भी देश एक्नॉलेज करने के लिए बाउंड नहीं होता, ये उसका डिस्क्रिशन होता है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो चाहे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं यूएसए और चाइना का केस। यूएसए ने, जब बात होती है यूएसए की, तो यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, बल्कि चाइना को बहुत टाइम बाद रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो करीब 1970s के बाद वो जाके इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मगर चाइना तो ऑलरेडी उसके पहले था। तो रिकॉग्निशन है, खेल बहुत ही अपने आप में लचीलापन है, इसमें लचीलापन है। तो
हमको समझना क्या है ये कॉन्सेप्ट में कहानियाँ क्या क्या है, क्योंकि एक इसके पीछे जो रिकॉग्निशन है, देशों का जो रिकॉग्निशन होता है, इनको जो मान्यता दी जाती है, इसका कोई क्लियर कट एक रूल नहीं है। इसको बस इसी तरह चला जाता है, कुछ देश मान्यता देते हैं, कुछ देश पे हाँ ना करते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। ऐसे चल के लोग अपने अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को उनके साथ जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनके साथ। तो कहने का मतलब हमें ये पता चला कि ये रिकॉग्निशन नाम की चिड़िया जो है ना, कोई बहुत अपने आप में तगड़ी चीज़ नहीं है इतनी कि जो ये बात साबित कर दे कि हाँ ये एक देश हमने एक पूरी तरीके से बना दिया। ये पूरा खेल है एक्ट का, वहाँ पे कार्यक्रम आपका कैसे उनके साथ चल रहा है, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं, तो ये सारा डिपेंड होता है उनकी दो दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच के अफेयर्स को देख के। अब किसी ने मान्यता रोक ली, वो कह रहे कि नहीं हम मान्यता नहीं देंगे, तो इससे ये नहीं हो जाता कि वो देश है ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। तो मान्यता न देने से ये साबित नहीं होता कि कोई बॉडी जो है देश नहीं हो सकती, या मान्यता सिर्फ दे देने से किसी एक दो देश द्वारा ये साबित नहीं होता कि वो अपने आप में एक पूरी तरह एक देश सामने आ गया है हमारे। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं इसके आगे भी कुछ चीज़ें और समझते हैं। पहली चीज याद रखिएगा, कोई भी रूल नहीं है इससे जुड़ा। तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब जरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही लाइन कि भाई कोई भी स्पेसिफिक रूल है ही नहीं रिकॉग्निशन के लिए, कैसे मान्यता दी जाए कुछ अता पता नहीं है। तो इतनी बात अभी आप दिमाग में बनाए रखिए। उसके बाद आते हैं जरा दो थ्योरीज पे। ये जो रिकॉग्निशन है खेल ना, ये दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी, एक होती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। तो जरा इन थ्योरीज को हम लोग समझते हैं। ये दोनों थ्योरीज बहुत ही जरूरी है समझना अगर आपको रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट समझना है। अब कॉन्जिक्यूटिव थ्योरीज को जरा समझते हैं, बारी बारी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव और डिक्लेरेटरी को समझते हैं। पहले हम लोग कॉन्जिक्यूटिव को पढ़ते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव का पूरा जो झुकाव रहने वाला है ये रिकॉग्निशन के ऊपर रहने वाला है। मतलब क्या, देखिए दो बातों की लड़ाई चल रही है, दोनों थ्योरीज में दो चर्चाएं होने वाली। एक कि हमने बात की कि एक तो राज्य के पास चार चीजें होनी चाहिए, मतलब इनके इसेंशियल पूरे होने चाहिए कि भाई इनके पास पॉपुलेशन है, इनके पास एक टेरिटरी है मतलब एक क्षेत्र है, एक गवर्नमेंट है, और वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि दूसरे देश से रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये चार चीज़ तो इनकी चार एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, ये होना। दूसरी चीज, दूसरी तरफ आप लग दीजिए रिकॉग्निशन। तो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं थ्योरीज को। यही दोनों का खेल होने वाला है दोनों थ्योरीज में। अब बात हो रही है कि क्या ये जरूरी है कि रिकॉग्निशन जरूरी है, क्या चारों चीज होना जरूरी है या रिकॉग्निशन हो जरूरी है। अब ये कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग समझें तो कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी का झुकाव कह रहा है कि रिकॉग्निशन पे ज्यादा है। कह रहा है सिर्फ आप एट्रीब्यूट्स को पूरे कर देंगे, ये चारों इसेंशियल आप पूरे कर देंगे तो इससे कोई भी देश एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता। एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है कि आप किसी दूसरे देश से मान्यता लें। जब आपको मान्यता मिल जाती है तब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल एंटिटी के रूप में सामने आते हैं, और तब आप जो है अफेयर्स में एंटर करते हैं दूसरे देशों से। तो ये रही इतनी बात। तो कॉन्जिक्यूटिव का सीधा सा क्या मतलब है कि कोई भी एंटिटी, स्टेट, बस उसके एट्रीब्यूट्स, स्टेटहुड के एट्रीब्यूट्स, मतलब ये चारों चीज को आप पा जाएंगे, सिर्फ इससे ही आप पूरे आप राज्य नहीं बन जाओगे। कह रहा राज्य बनने के लिए इसेंशियल क्या है, रिकॉग्निशन, मतलब मान्यता। जब तक आपको दूसरा देश मान्यता नहीं दे देता आप एक राज्य असल रूप में नहीं रहोगे। अब ये जो थ्योरी है कॉन्जिक्यूटिव, इसके सपोर्टर थे हॉलैंड थे, एंजिलोटी थे, इनका सीधा यही बात इन्होंने इस पूरी थ्योरी में बताई है। अब जरा इसमें कुछ कमियां निकल आई भाई, इस थ्योरीज में कमियां भी निकले। अब कमियां क्या निकली, कहे कि यार तुम कह रहे हो रिकॉग्निशन जरूरी है, यानी एट्रीब्यूट से कोई मतलब है नहीं। तो इस बात को जरा समझते हैं कि भाई डिफेक्ट इसमें कहां से है, इस थ्योरीज को काटा कैसे गया। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। क्या कि देखो रिकॉग्निशन अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। पहली बात काटने की ये हो गई कि भाई देखो एग्जाम्पल उठाते हैं समझने के लिए चाइना और यूएसए का। जैसे बात हो रही थी अभी चाइना की कि चाइना को यूएस जो है रिकॉग्नाइज करता ही नहीं, करता कब है, 1979 में जाके, 1979 में जाके इसको रिकॉग्निशन दे रहा है कि भाई मैं अब तुम्हें देश मान रहा हूं। क्या इससे पहले इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था? नहीं, यूएस की तरफ से नहीं मिला था, मगर अदर कंट्रीज ने इसको रिकॉग्निशन दे रखा था। अब बात यहां पे यही हो गई, तो क्या यूएस के लिए ये देश नहीं है चाइना? यूएस के लिए क्या चाइना नाम कोई देश है ही नहीं? कह रहा है हमें इससे मतलब ही क्या, कह रहा है चाइना सिर्फ, अगर हम इस कॉन्सेप्ट चले कि रिकॉग्निशन ही देश को बनाता है तो रिकॉग्निशन के हिसाब से तो यूएस के लिए कोई चाइना नाम की चीज है ही नहीं। मगर असल में क्या है, चाइना तो देश ऑलरेडी पहले था, वो अदर बॉडीज से इंटरनेशनल अफेयर में था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि कोई भी देश बन रहा है, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बस रिकॉग्निशन है।
तो कहीं ना कहीं इस जगह पे आके ये बात कट जाती है कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी की, जो इनका पूरा झुकाव रिकॉग्निशन की तरफ है कि कोई भी बस मान्यता दे दीजिए काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अब एक चीज यहीं से और आप समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है कि रिकॉग्निशन ना मिला हो, मगर रिकॉग्निशन ना मिलने पर भी हो सकता है कि उसके पास पॉपुलेशन है, वहाँ की टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और कैपेसिटी रखता है। और कैपेसिटी रखने के साथ साथ तो हमें ये पता चल रहा है ना कि रिकॉग्निशन तुमने दिया 79 में, तो क्या 79 के पहले क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था चाइना? तो कह रहा था कर रहा था। तो यहां से एक बात और पता चली कि स्टेट तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर जाते हैं, रिकॉग्निशन तो हम लोग बस देते हैं कि भाई हाँ ये बॉडी है, बस इस बात को एक्सेप्टेंस देने के लिए, बल्कि स्टेट तो ऑलरेडी पहले से बन चुके होते हैं। रिकॉग्निशन तो बस ये होता है कि हाँ हमारे नजर में आ जा रहा है, तो इस बात को पूरा करता है बस रिकॉग्निशन। तो यहां पे भी इनकी थ्योरी थोड़ी सी कट गई, कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी। अब आते हैं जरा डिक्लेरेटरी थ्योरी पे। यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसमें इसके ठीक उल्टी बात की जा रही है। ये ज्यादा फोकस किस पे रखेगा, ये चारों इसेंशियल्स पे, कि ये जो चारों एट्रीब्यूट्स है, अगर कोई भी एंटिटी ये चारों चीज पूरी कर रहा है, मतलब किसी के पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, उसका गवर्नमेंट है और कैपेसिटी रखता है किसी दूसरे देश से रिलेशन बनाने के लिए, तो डिक्लेरेटरी थ्योरी ये कह रही है कि वहां पे उस दिन से जैसे ये चीजें उसकी पूरी हो रही हैं, उसी समय से उसको स्टेट का दर्जा मान लिए, उसको स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, और वो स्टेट अपने आप में कंप्लीट स्टेट हो गया है। बात हो रही है कि ये रिकॉग्निशन की, तो ये कह रहा है रिकॉग्निशन देखो बस इतना करता है कि ये इस बात का एक एविडेंस होता है कि हाँ ये स्टेट जो है फैक्ट में, मतलब इन फैक्ट, फैक्ट क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट है। अब फैक्ट कैसे पता चला, कह रहा है ये चार चीजें से कंप्लीट है। कह रहा तो रिकॉग्निशन क्यों, कह रहा रिकॉग्निशन बस इस बात को एविडेंस देता है, इस बात का एक एविडेंस है कि हाँ बहुत सारे देश हैं जो इसको बस एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बेसिस पे क्योंकि इसके चारों चीजें पूरी हैं। तो मतलब इसका क्या था, ये कहने का इसका सीधा मतलब है कि किसी भी देश को बनने के लिए चार चीजें चाहिए। ये चार चीजें अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी देश हो, और इस देश के मतलब इस एंटिटी को ये अधिकार भी होता है कि सब इसको देश माने, ये इसका राइट होता है। और ये बात कौन कह रहा है कि राइट के साथ ये अपने आप को देश घोषित करवा सकता है, ये हॉल कह रहा है। तो ये सब ज्यूरिस्ट हैं, हॉल हैं, ब्रियरले हैं और फिशर हैं, ये सब इस थ्योरी के सपोर्टर हैं। तो यहाँ पे हॉल ने कहा कि भाई जब ये तुम्हारे सारे इसेंशियल पूरे हो जाएंगे तो रिकॉग्निशन तो मात्र एक नाम मात्र काम है, रिकॉग्निशन से कोई देश नहीं बन रहा है, रिकॉग्निशन तो बस बात को आगे बढ़ा रहा है, लोगों की नजर में ला रहा है, मगर देश तो ये उसी दिन बन गया, ये देश उसी दिन बन गया जिस दिन इसकी चारों बातें पूरी हुई। ये तो बस एविडेंस के रूप में यूज होते हैं कि हाँ भाई हमने आज देख लिया। तो ये बात हॉल बोल रहे हैं। उसके बाद ब्रियरली बोल रहे हैं। ब्रियरली क्या बोल रहे हैं भाई, इनकी बात जरा समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई देश ये चारों जो फैक्ट, ये इनफैक्ट अगर जो है अपनी सारी एट्रीब्यूट्स को पूरे कर लेता है, मतलब ये चारों इसेंशियल को पूरे कर लेता है, उसी दिन से ये स्टेट मान लिया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि कोई इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन दे रहा है कोई देश की नहीं दे रहा है, यहां पे इस बात का नाटक होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा ये जो रिकॉग्निशन का बस खेल है, रिकॉग्निशन का खेल बस इतना है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में लाया जा रहा है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, डिक्लेरेटिव थ्योरी क्या कहना चाह रही है, कह रहे रिकॉग्निशन एक तो मेन बस ये चीज है कि भाई दूसरे देश इनको जान गए, अब बस बात इतनी सी है। अब जान गए, इंटरनेशनल लेवल पे जान गए, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने तो आप जाने हो, तो अब आप इंटरनेशनल रिलेशन बनाना चाहोगे उस देश से, इसीलिए आपने उसको मान्यता दे दी। तो आपके लिए ना आज है, मगर असलियत में तो वो पहले से अपने लोगों के लिए है ना, उसके पास पॉपुलेशन है, वो कुछ अपने कानूनों के माध्यम से अपना देश चला रहा है, संचालित कर रहा है, अपने के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके सही तरीके से सब कुछ चल रहा है। अब आपको लग रहा है कि हाँ चलो अब इसके साथ हमारा फायदे का सौदा होगा, तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो रिकॉग्निशन तो बस एक इंटरनेशनल रिलेशन बनाने का एक तरीका है बस, तो रिकॉग्नाइज करके, मगर क्या इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए ही बस देश आते हैं एग्जिस्टेंस में, कह रहा नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन बनाना तो एक सेकेंडरी चीज है, मगर उसके पहले से ही देश ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जाता है। यहां पे डिक्लेरेटिव थ्योरी का कहने का मतलब बस इतना सा है। अब क्वेश्चन ये कि भाई बेहतर कौन है, तो बेहतर जरा समझने के लिए जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ देखिए। अब यहां पे ये है कि भाई स्टेटहुड की बात आ रही है, तो स्टेटहुड को अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, एक एक चीज। यहां पे अगर हमको समझना है कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो दोनों में से बेहतर के लिए देखो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। कॉन्सेप्ट सीधा सा यहां पे ये कहना चाह रहा है कि देखो ओवरऑल चीज जो निकल के आ रही है यार, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि देखो कि दोनों में रिकॉग्निशन का केस भी दिख रहा है। रिकॉग्निशन की बात कॉन्जिक्यूटिव भी कर रहा है, डिक्लेरेटरी भी कर रहा है, तो रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं तो जरूरी है।
मगर हम जरूरी कह किसी ने, मगर आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो ज़्यादा बेहतर हमें डिक्लेरेटरी लग रहा है, डिक्लेरेटरी थ्योरी कुछ ज़्यादा बेहतर लग रही है कॉन्जिक्यूटिव के कंपैरिजन में। तो फिर भी हम कॉन्जिक्यूटिव को, क्योंकि वो रिकॉग्निशन की बात कर रहा है तो उसको छोड़ दें, सिर्फ कह रहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, जरा इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं और समझते हैं। देखिए जब बात हो रही है स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड को भी हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अभी थ्योरीज से आगे बढ़िए थोड़ा सा, तो थ्योरीज के ही पोर्शन को हम थोड़ा और समझने के लिए कह रहे हैं कि कौन बेहतर है इस तरफ हम जाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेटहुड की जब बात आती है, किसी भी राज्य को बनने की जब बात आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा दो हिस्सों में और तोड़ रहे हैं। कह रहा है एक नेचुरल स्टेटहुड होती है और एक ज्यूरिडिकल स्टेटहुड होता है, एक नेचुरल और एक ज्यूरिडिकल स्टेटहुड। तो अब जरा ये दोनों क्या बला है भाई, देखो नेचुरल स्टेटहुड सीधी सी बात है, जो बात डिक्लेरेटरी थ्योरी बोल रही थी, क्या चीज, जरा इसको समझते हैं। नेचुरल स्टेटहुड ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही कोई भी एंटिटी अपने चारों जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब अपनी पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट और कैपेसिटी दूसरे देशों से रिलेशन बनाने के, इनको जैसे ही पा लेती है, जैसे ही पूरा कर लेती है, वो अपने आप में देश बन जाएगी। वो अपने आप में एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का जो औहदा होता है, हक होता है, वो पा जाती है। मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको हम देश के रूप में मान लेंगे, ठीक है। भले आप उस तक पहुंच पाए हो या ना पहुंच पाए हो, आप उसके साथ रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है कि यहां पे उसके कुछ मिनिमम राइट्स हैं, अभी राइट्स पूरे नहीं है, मिनिमम राइट्स हैं, तो वो मिनिमम राइट्स के साथ अपने आप को एग्जिस्ट करते हुए अपने देश को चला सकता है। इसका मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है ये थ्योरी कि नेचुरल जो स्टेटहुड का जो कॉन्सेप्ट है, वो कह रहा है कि बस आपको चार चीजें पूरी करनी है जो आपको देश बनाने के लिए जरूरी है। उसको जैसे ही आप पूरा करते हैं और आपके यहाँ थोड़ी सी स्थिति सब सही चल रही, स्टेबल होकर चल रही है, तो आपके पास मिनिमम रूल्स के साथ आप जो है अपनी टेरिटरी चला सकते हो, अपने देश को चला सकते हो। तो सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि आपके पास बस एट्रीब्यूट्स हैं यहां पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना देश चला नहीं पाओगे, भले आपको कोई दूसरा देश जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है किसमें, जो ज्यूरिडिकल स्टेटहुड होता है वहां पे आता है। तो यहां पे सीधा सा बोलना चाह रहा है कि भाई मान लीजिए आपने चारों चीजें अपनी पूरी कर ली, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर ये बाउंड्री को कोई देश अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को वो उसके ऊपर से जहाज उड़ा देगा, कल को जाके कह देगा कि मैं इसकी जमीन कब्जा कर रहा हूं ना, आपको कब्जा नहीं करने देंगे भाई, ऐसे कैसे कर लोगे, वो भी अपने आप में एक देश है। और ये बात कौन कह रहा है, नेचुरल स्टेटहुड इस बात को मान रहा है कि भाई अगर कोई चारों एट्रीब्यूट्स पूरा करता है तो वो देश की कैटेगरी में आ जाता है। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग मैटर है, वो एक अलग विषय है, मगर जिस दिन से उसने चारों चीजें पूरी की, उसके यहाँ देश चल रहा है उसका अपना, आपके साथ रिलेशन में है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता। अब वो अपने देश के अंदर की चीजें सही तरीके से चला रहा है, तो हम आपको देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐसा कार्य करेंगे, क्या करेंगे कि भाई अब किसी को उसकी जमीन थोड़ी कब्जा कर देंगे, वो भी बस इस नाम है कि हम तो मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा कोई देश ही नहीं होता। ऐसे तो यूएसए भी कहता कि भाई चाइना नाम कोई देश नहीं है, तो कल को जाके वो चाइना की जमीन छीन लेता कोई, ऐसा कुछ हो सकता था? तो नहीं, रिकॉग्निशन मैटर नहीं करता। उन्होंने बोला ये चार चीजें बस मैटर कर रही हैं। यहां पे चार चीज जैसे ही है, आप इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी बन चुके हो, तो यहां पे इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो नेचुरल स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट है, ये इतनी बात क्या, इसका मतलब ये कि जो नेचुरल स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट है वो रिकॉग्निशन पे डिपेंड नहीं करता, वो बस डिपेंड करता है चार एलिमेंट हैं आपके, वो पूरे कर लीजिए बस हो गया, आपको हम देश की कैटेगरी में डाल देंगे, आपको बहुत सारी सिक्योरिटी सेफ्टी देंगे, आपके पास पूरा हक है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, आप जो है किसी दूसरे पे अटैक कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपको पूरा बचाव मिलेगा, पूरे इंटरनेशनल रूल्स के आपको सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के जो अपना रेजोल्यूशन था 1936 का, उसका आर्टिकल 1 भी यही बात कह रहा है क्योंकि बस एक दो देश उसको, दो या दो से ज्यादा देश उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर दे रहे हैं रिकॉग्नाइज करने से, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नया स्टेट नहीं है, वो नए स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। बस इस आधार पे क्योंकि उसको रिफ्यूज कर दिया गया कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो ये नहीं होता। उसके आर्टिकल 1 में ये बात बोली गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अपने 1936 अप्रैल के रेजोल्यूशन में ये बात बोली गई थी। तो यहां पे चीज क्लियर चल रही है कि हाँ भाई आप चार चीजें ये पूरे कर लीजिए, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंटरनेशनल रूल्स ये सब चला सकते हैं फिलहाल। दूसरा, अब जो ज्यूरिडिकल स्टेटहुड है ये क्या कहानी कह रहा है, इसका पूरा खेल रिकॉग्निशन का है।
जुरिडिकल स्टेटहुड की जो बात हो रही है, यहां पे पूरा खेल अब रिकॉग्निशन का है। कह रहा है कि देखो सीधी सी बात, जब भी कोई व्हेन इट पजेस मोर स्पेसिफिक राइट, कह रहा है जब भी कोई भाई ज्यादा स्पेसिफिक राइट्स मिल जाएंगे, हम मान के चलेंगे कि उसने जुरिडिकल स्टेटहुड को पा लिया। कह रहा है ये ज्यादा राइट क्या होता है? अभी तुम लोगों ने देखा भाई कि जो नेचुरल स्टेटहुड था वहां उसके पास मिनिमम राइट्स थे, मैंने यूज किया था कि वो मिनिमम राइट्स के साथ प्लस उसने अपने सारे जो एट्रीब्यूट्स थे, सारे इसेंशियल थे देश बनने के, उनको पूरा किया, उसके बाद वो अपने देश चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम राइट है क्या मतलब है? मिनिमम राइट का सीधा सा मतलब है कि वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं आ पा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे ही वो पूरी तरह एकदम उसको मिल जाएगा कि हाँ भाई उसका कैपेसिटी है, मगर अभी क्योंकि उसके पास रिकॉग्निशन नहीं है, तो बस इस कारण से दूसरे देशों के साथ उसका इंटरनेशनल रिलेशन में आना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो ये जो रिकॉग्निशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जुरिडिकल स्टेटहुड में है। जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मान्यता दे देंगे देश, तो यहां से उसके कुछ अधिकार और मिल जाते हैं जो थोड़ा सा लिमिटेड थे, तो यहां पे उसको मोर राइट्स मिल गए। तो मोर स्पेसिफिक राइट्स के साथ अब मतलब मिनिमम थे, अब जो है ज्यादा हो गए हैं, पहले लिमिटेड थे, अब और ज्यादा दे दिए गए। भाई अब पहले आप अपने यहां तक सीमित थे, अब हमको दे रहे हैं कि आप दूसरे देशों से भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। तो रिकॉग्निशन का सीधा सा मतलब क्या है? रिकॉग्निशन का सीधा सा मतलब है कि भाई जो मिनिमम राइट थे उससे ऊपर जाके आपको हम और ज्यादा स्पेसिफिक राइट्स दे रहे हैं। तो यहां पे बात सिर्फ इतनी सी है, और ज्यादा स्पेसिफिक राइट्स देने का सीधा सा ये मतलब होता है कि आपको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी उतार रहे हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए भी अब तैयार है हमारे साथ। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं जरा इसके आगे और इसको अंतिम छोर तक ले जाते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी कि ये फॉर्म्स क्या है। ये फॉर्म्स क्या है, जैसे कि अब रिकॉग्निशन कैसे कैसे दे सकते हो? एक्सप्रेसली भी दे सकते हो, इम्प्लाइडली भी दे सकते हो। एक्सप्रेसली देने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि इंडिया को किसी देश को रिकॉग्नाइज करना है, ये इंडिया है, अब ये कोई नया एक टापू निकल आया, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पे टेरिटरी भी है इनका, और ये कैपेसिटी रखते हैं कि इंडिया से या अदर देशों से रिलेशन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज को देखते हुए इंडिया इनसे भाई एकदम सेटिस्फाइड है, ये इंडिया चाह रहा है कि मैं इसको एक नए देश के रूप में घोषित कर दूं। तो अब कह रहा है कि या तो इंडिया एक्सप्रेस तरीके से घोषित कर सकता है या इम्प्लाइड तरीके से। एक्सप्रेस तरीके से घोषित करने का मतलब यह है कि आप लिखित फॉर्मली तरीके से, आप फॉर्मल तरीके से उनको आप डिक्लेयर करोगे। मतलब कैसे फॉर्मल तरीके क्या होता है? फॉर्मल डिक्लेरेशन मतलब पब्लिक स्टेटमेंट के माध्यम से, आप डिप्लोमेटिक नोट भेज सकते हो, आप अनाउंस कर सकते हो अपना इंटेंशन किस किस माध्यम से, और पर्सनल मैसेज भेज के, पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन के माध्यम से। तो ये सारी चीजें, तो इनके अलावा और भी माध्यम है कि आपने फॉर्मली आपने गजट पास कर दिया अपने यहाँ कि मैं इस देश को मानता हूं, मान्यता दे रहा हूं। आपने फॉर्मल डिक्लेरेशन, यही हो गया फॉर्मल डिक्लेरेशन। आपने सेंड कर दिया अपने डिप्लोमेटिक नोट, आपने पार्लियामेंट में अपनी घोषणा करवा दी, आपकी पार्लियामेंट बोल दी कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस में आ जाएगा कि हम एक्सप्रेस तरीके से उसको नोटिफाई कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं देश। या तो नोटिफिकेशन दे दीजिए कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से, या आप डायरेक्टली डिक्लेयर करिए। और ये किस बात का सबूत है कि भाई मैं अनाउंस कर रहा हूं अपना इंटेंशन कि अब हम एक्सप्रेसली अनाउंस कर रहे हैं अपना इंटेंशन कि हम इस देश के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। हम अनाउंस कर रहे हैं कि ये एक नया देश है। तो एक्सप्रेस में क्या होता है? लिखित रूप से। अब जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं बांग्लादेश को। जैसे बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 में इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज कर दिया। अब वो रिकॉग्निशन कैसा था? एक्सप्रेस था। इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था 6 दिसंबर 1971 में। उसी के साथ अब 7 सितंबर 1991 की एक डेट है, 7 सितंबर 1991, जहां पे इंडिया 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स को एक एक्सप्रेस फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन थी? लिथुआनिया, एस्टोनिया और लात्विया। ये 3 देश के जो प्रेसिडेंट थे, इनको जो है मैसेज सेंड करके हम इन 3 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्सप्रेस का तो आपको समझ में आ कि भाई हाँ लिखित फॉर्म में दे दिए, कुछ बोल दिए, डिक्लेयर कर दिए। हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इंटेंशन को, चाहे नोटिफाई करके चाहे डिक्लेयर करके। बात आ गई इम्प्लाइड क्या होता है। इम्प्लाइड का सीधा सा मतलब है कि ना तो हम बोल रहे हैं ना तो कुछ लिखित फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, डिक्लेरेशन कुछ क्लियर नहीं हो रही। तो डिक्लेरेशन कैसे क्लियर होती है? कह रहा है कोई एक्ट, हमारे कुछ कार्य होंगे, ऐसे हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे हमें यह पता चल जाए कि हम उस देश के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। और ये कार्य जब आप करोगे तो इसका मतलब कि आप उस बॉडी को एक देश के रूप में घोषित करना चाहते हो। आपके हरकत से लग रहा है। कैसे लग रहा है? अब देखिए इंप्लाइड क्या है। इंप्लाइड भी 2 तरीके से होता है। एक तो यूनिलैटरल एक्ट कर दीजिए और एक होता है कलेक्टिव एक्ट।
तो कलेक्टिव एक्ट से क्या मतलब है और यूनिलेटरल एक्ट से क्या मतलब है? देखिए, कोई एक सिंगल देश उस बॉडी से रिलेशन में आ रहा है इंटरनेशनल। अब ये बॉडी से रिलेशन में कैसे आएगा? जैसे बायलैटरल ट्रीटी कर लिया, यहां पे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे इनके यहाँ के जो इनके रिप्रेजेंटेटिव वो इनके देश जा रहे हैं, इनके यहाँ सेरेमनीज जो है अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी किस बात का ये शो कर रहे हैं, किस बात को शो कर रहे हैं? ये शो करना चाह रहे हैं कि हम आपको एक नए देश के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस तो किया नहीं, मगर हाँ आपकी हरकतों से तो लग रहा है, आपके कार्यों से लग रहा है कि आप उनके सेरेमनीज को अटेंड कर रहे हैं, उनके जब प्रेसिडेंट को सम्मान दिया जाता है तो वहां पे जाके आप खड़े होते हो। तो ये सब कार्य से पता चल रहा है कि आप इनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। ये तो हो गई यूनिलेटरल एक्ट की, जब कोई एक देश ऐसा करता है। एक होता है मल्टीलेटरल यानी कलेक्टिव। जब मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रिटीज होती है, वहां पे कई सारे देश मिलकर ऐसा करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस ट्रिटी में जब इन्वॉल्व होते हैं या मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे हम मान के चलते हैं ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये सारे देश इसको क्या करना चाह रहे हैं? एक रिकॉग्निशन देना चाह रहे हैं देश के रूप में। मगर याद रखिएगा, मल्टीलेटरल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि जरूरी नहीं कि जितने देश वहां पे मौजूद हैं वो सभी उसको रिकॉग्नाइज करना चाह ही रहे हों। जैसे जेनेवा प्रोटोकॉल में जब फ्रेंच इंडो चाइना का जो जेनेवा प्रोटोकॉल हो रहा था, वहां पे 1954 और 1962 में चाइना भी मौजूद था और यूएसए भी मौजूद था। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 1954 में ही चाइना को रिकॉग्नाइज कर रहा है यूएसए, नहीं, ना तो 1962 में कर रहा है रिकॉग्नाइज। तो ये दोनों टाइम पे चाइना और यूएसए एक साथ थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो देश इसको रिकॉग्नाइज कर ही रहा है, इसने तो 1979 में जाके इसको रिकॉग्निशन दिया है। तो ये मल्टीलेटरल जो कॉन्फ्रेंसेस ट्रीटीज होती हैं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बाकी जो ओवरऑल रहा इंप्लाइड और एक्सप्रेस का, ये इतना कॉन्सेप्ट है। इंप्लाइड में बस एक्ट से समझते हैं, एक्सप्रेस में डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं, नोटिफाई करते हैं। तो इतना समझते रहिए। अब बढ़ते हैं जरा इसके आगे। अब ये लास्ट स्टेप है, इससे जुड़ा एक अंतिम कहानी की ओर है। ये कंप्लीट नहीं है, मगर हाँ इतने से आपको एक आइडिया लग जाएगा, लगभग कंप्लीट चीजें हैं यहाँ पे। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को लेकर अब ये लास्ट बात क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन कितने प्रकार के होते हैं। एक डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है, एक डी ज्यूरे होता है। डी फैक्टो का मतलब हम फैक्ट के आधार मतलब आपकी सारी चीजों को देख के, आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनको पूरा हम देखते हुए मानते हुए आपको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं। एक तो ये हो गया। डी ज्यूरे मतलब पूरा का पूरा हमने दर्जा दे दिया, इतना मान के चलिए। अभी समझिए, अभी समझा रहा हूं आपको। तो पूरा का पूरा दर्जा मतलब कंप्लीट दर्जा दे दिया कि आप एक नेशन हो। इन दोनों में फर्क क्या है देखिए जरा। देखिए, डी फैक्टो का सीधा सा मतलब है कि कोई भी कंट्री है वो रिकॉग्नाइज करती है, अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, मगर प्रोविजनली। अभी वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि आपके साथ हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मगर क्योंकि आपके यहाँ सफिशिएंट स्टेबिलिटी नहीं है, सफिशिएंट स्टेबिलिटी न होने के कारण हमारी भी पूरी इच्छा नहीं है कि हम आपको देश के रूप में घोषणा करें। क्योंकि भाई पता नहीं कल को आपकी गवर्नमेंट टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि आपके देश के अंदर इतनी हालत खराब है कि लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अभी तो आप आके देश में बन गए हो, सबसे हेड लीडर बन गए हो, मगर कल को पता चले कि भाई आपके यहाँ 10 ठो ऐसे हो चुका है ऑलरेडी इंसिडेंट कि आपका कुछ आता पता नहीं है, बल्कि आप तो जो पैसा रुपया दूसरे देशों के दम पे पल रहे हो। तो ये सारी स्थिति देखते हुए हम आपको फुल्ली रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे, मगर हाँ क्योंकि हमारी इच्छा है हम आपसे जुड़े, थोड़ा सा आपके यहाँ की हम चीज़ों का यूज़ कर सके, आप भी हमारे साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम आपको डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे सकते हैं। मतलब पूर्ण जो है एक राज्य के रूप में आपको हम दर्जा नहीं दे रहे हैं, मगर हाँ मेरी इच्छा है, मैं आपको जाहिर करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये डी फैक्टो है क्या? डी फैक्टो पहली सीढ़ी है, डी फैक्टो फर्स्ट स्टेप है। और फिर फर्स्ट स्टेप किस ओर कि हम जाएंगे भी बढ़ के डी ज्यूरे की ओर। तो डी ज्यूरे की ओर जाने के तरफ जो बढ़ाया गया पहला कदम होता है, यही डी फैक्टो होता है, याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने डी फैक्टो दर्जा दिया था सोवियत यूनियन को 16 मार्च 1921 को, और डी ज्यूरे दे रहा है 1 फरवरी 1924 को। यानी भाई डी फैक्टो तो दे रहा है सोवियत यूनियन को जो दर्जा मिल रहा है, सोवियत यूनियन को जो रिकॉग्निशन का जो दर्जा मिल रहा है, मान्यता मिली है ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, तो डी फैक्टो दे दिया इसने 1921 में ही, मगर डी ज्यूरे दे रहा है 1924 में जाके। तो ये समझते रहिएगा। तो यहां पे डी फैक्टो का मतलब क्या है? हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपसे जुड़ें, मगर क्योंकि अनस्टेबिलिटी है तो इस कारण हम आपके साथ पूरी तरह इच्छा नहीं दे पाएंगे, पूरा राज्य का दर्जा आपको नहीं दे सकते अभी। दूसरी चीज समझिएगा कि डी फैक्टो दर्जा देने से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनते दो देशों में,
मतलब मैंने अगर इंडिया ने अगर किसी नए देश को डी फैक्टो का दर्जा दे दिया कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन है, तो डी फैक्टो मतलब हाँ हम आपको मान रहे हैं कि आपके पास एट्रीब्यूट्स थोड़े पूरे हैं मगर आपके यहाँ अनस्टेबिलिटी है, तो अनस्टेबिलिटी मतलब हम भी आपको डी ज्यूरे वाला दर्जा दे, मतलब एकदम फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, फाइनल दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके और हमारे बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब और क्या हुआ कि आपके यहाँ के जो डिप्लोमेट्स आएंगे हमारे यहाँ, उनको वो इम्यूनिटीज हमारे क्षेत्र में, हमारे इंडिया में नहीं मिलने वाली जो हमारे द्वारा रिकॉग्नाइज्ड अन्य देशों को मिलती है, जिसको हमने पूरी तरह डी ज्यूरे फॉर्म में रिकॉग्निशन दिया है। उन देशों के जो डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ आते हैं, उनके यहाँ के जो एम्बेसडर आते हैं, उनके यहाँ के जो लीडर्स आते हैं, उनको हम जो इम्यूनिटीज देते हैं, वो इम्यूनिटीज हम आपके यहाँ के डिप्लोमेट्स को हम नहीं देने वाले। ठीक है, मतलब कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होगा, बस हाँ अपनी अपनी जो चीजें हो सकती छोटी मोटी उनको हम पूरी करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, बात है जरा डी ज्यूरे कॉन्सेप्ट पे। डी ज्यूरे का सीधा मतलब है कि देखिए आपके यहाँ सब कुछ स्टेबल चल रहा है, सीधा सा मतलब ये डी ज्यूरे दर्जा देने का मतलब यही है कि हम आपके यहाँ की सारी चीज़ों, देखिए आपके यहाँ सारे एट्रीब्यूट्स पूरे थे, आपके यहाँ की जो जनता है वो आपको सपोर्ट करती है हर मामले में, और आप एक अच्छे लीडर की तरह हमको दिख रहे हो कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी है। अगर हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपसे रिलेशन में आते हैं, तो हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम आपसे कुछ फायदा उठा पाएंगे और आप भी हमसे फायदा ले पाएंगे। तो ये सारी कंडीशन को देखने के बाद कोई भी देश डी ज्यूरे फॉर्म में किसी को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे बात होती है इजराइल की, इजराइल जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया तुरंत उसको सबने जो है डी ज्यूरे का दर्जा दिया, साथ में अमेरिका ने दिया, बहुत सारे नेशन ने उसको डी ज्यूरे का दर्जा दिया। इसका मतलब एक चीज और है क्या, कि जरूरी नहीं कि आप डी फैक्टो से हो के ही डी ज्यूरे की तरफ आओ, आप डायरेक्टली उसको डी ज्यूरे दर्जा दे सकते हो किसी भी देश को। इसका मतलब क्या होता है डी ज्यूरे का, आपने अब उस देश को फुल्ली मान्यता दे दी, अब आप उससे डिप्लोमेसी में आ जाओगे, आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हो। तो इतनी ही बातें रखेंगे तो आपको समझ में आया होगा कैसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, कैसे क्या होती है चीज़ें, कौन कौन से डिप्लोमेसी होती है, यहाँ पे कौन कौन से कितने टाइप का रिकॉग्निशन हो रहा है, किस तरह दिया जाता है, तो कैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे कार्य कर रहा है। तो ये इसका एक आपको आइडिया लगा होगा कि कुल मिला के दो ही तरीके से काम चल रहा है, एक एट्रीब्यूट्स पूरा कर लो और एक रिकॉग्निशन, इसी का पूरा कहानी है। तो होप सो आज के लेक्चर में इतनी बातें रहेंगी, आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। बलूचिस्तान का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से अपने मन से आइडिया लगाइएगा, समझिएगा कि क्या कैसे हो सकती है चीज़ें। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।